हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कौन सा अधिनियम? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल हम पढ़ चुके थे शायद कि दहेज लेना देना दोनों अपराध है, और इससे आगे तक हम पढ़ चुके थे। तो दहेज वहां तक पढ़ चुके थे कि दहेज जो दिया जाता है वधू को, उसमें किसका अधिकार होगा? उस वधू का अधिकार होगा, उसके जो बच्चे हैं तो उनका अधिकार होगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यदि इनके अलावा कोई यूज करता है सामान को, तो कितने दिनों के बाद उसको लौटाना होगा? 3 महीने के अंदर उसको क्या करना होगा? वो सामान लौटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हमको क्या करना है? पढ़ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इससे आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 6 तक हम पढ़ चुके थे, और धारा 7, 8, 9, 10 आज इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, धारा 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं धारा 7। धारा 7, एक सेकेंड, चलो धारा 7। धारा 7 में क्या है? अपराधों का संज्ञान। किसका क्या लिखा है? धारा 7 में लिखा है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान का मतलब इसमें क्या है कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा या सुनवाई कौन करेगा? इसका मतलब है कि सुनवाई कौन करेगा, निर्णय कहाँ पे मिलेगा, हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसके पास हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं? कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो इस चीज में, इस धारा में ये चीज बताई गई है क्या कि बताया गया है कि यदि जो अपराध है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, हम किस कोर्ट में जाएंगे कि जहाँ पे हमारी क्या होगी? सुनवाई होगी, कौन कोर्ट हमारा फैसला करेगा, या हमको रिपोर्ट लिखानी है तो किसके पास हम इसके अंतर्गत रिपोर्ट लिखा सकते हैं, कहाँ पर हम जाएंगे जहाँ पे हमें न्याय मिलेगा। ठीक है, और इसमें यह भी है कि रिपोर्ट कौन लिखा सकता है। ऐसे नहीं जाके कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा और रिपोर्ट लिखा देगा। तो इन सब चीजों को क्या करना है? हमको जानना है। तो किस धारा के अंदर? धारा 7 के अंदर। धारा 7 के अंदर क्या है? अपराधों का संज्ञान। इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सुनवाई कौन करेगा। इसका मतलब क्या है? सुनवाई कौन करेगा, कौन करेगा, ये है कि सुनवाई कौन करेगा। तो अब सुनवाई कौन करेगा, तो इसमें क्या हो सकता है? अब देखो अपने में, जैसे यदि क्या कोई महानगर है, या जो जिला स्तर छोटा सा नगर है, या अन्य जगह है, तो सब जगह क्या जैसी जगह होगी उस हिसाब से सुनवाई होगी। तो चलिए देखिए, यदि क्या कोई महानगर है, क्या है? यदि कोई महानगर है, क्या है? यदि महानगर है तो उसकी में सुनवाई कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा। कौन करेगा? जो महानगर का मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा। कौन? महानगर मजिस्ट्रेट। कौन करेगा सुनवाई? मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट। या अन्य कहीं है, या अन्य जगह पर क्या है? अन्य जगह पर यदि कोई अपराध होता है और शिकायत दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? प्रथम वर्ग। ये प्रथम जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के बता चुका हूं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्या कहते हैं? जुडिशियल, JUDICIAL जुडिशियल मजिस्ट्रेट, MAGISTRATE। क्या? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, CLASS। इसको शॉर्ट में क्या कहते थे? JMFC कहते थे। क्या कहते हैं? JMFCB। क्या कहते हैं? JMFCB क्या कहते हैं? शॉर्ट में इसको कहते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। क्या करेंगे? ये सुनवाई करेंगे। तो इतनी चीज समझ में आ गई।
कि अब ये क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। अब देखते हैं कि ये सुनवाई कब करेंगे, ये सुनवाई कब कर सकते हैं, ये सुनवाई कब कर सकते हैं, अब कब कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा, कोई रिपोर्ट लिख पाएगा, इतनी चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे इसको क्या कर सकते हैं, आगे लिखते हैं कि अब लिखिए कि सुनवाई कब करेंगे, ये क्या करेंगे, सुनवाई कब करेंगे। अब जब सुनवाई करना है तो सुनवाई के लिए क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, खुद स्वयं ये संज्ञान ले सकते हैं, इनको क्या है, अगर यदि पता चलता है कुछ ऐसी चीज होती है संज्ञान ले सकते हैं, या किसी की रिपोर्ट, पुलिस की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। किसके आधार पर, पुलिस की रिपोर्ट पर, या क्या करते हैं, स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि अपनी जानकारी पर क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी पर इन्हें जानकारी मिल जाए कहीं पे कि ऐसा ये अपराध यहाँ पर हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो अपनी जानकारी पर, या क्या कर सकते, पुलिस रिपोर्ट पर, किस पर, पुलिस रिपोर्ट पर, जो पुलिस पे रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट पर क्या करेंगे, ये संज्ञान ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकते हैं, ये संज्ञान ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। अब जो है, जो इनसे सुनवाई की जो अपील है, यहाँ पर ये इनसे अपील कौन करेगा, तो अब लिखो अपील कौन करेगा, क्या कर सकता है, अपील कौन करेगा, या एफआईआर कौन करेगा, अपील कौन करेगा, अपील कौन करेगा। तो अपील कौन कर सकता है, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है, तो क्या कर सकते हैं, व्यथित व्यक्ति, क्या कह सकते हैं, व्यथित मतलब जो जिसके साथ घटना घटी है, व्यथित व्यक्ति, क्या कौन कर सकता है, व्यथित व्यक्ति कर सकता है। उसके जो माता पिता हैं, क्या कर सकते हैं, उसके माता पिता जाके अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माता पिता, या उसके कौन, नातेदार जो उसके भाई हैं, बहन हैं, नातेदार कौन कर सकते हैं, नातेदार कर सकते हैं। या कौन कर सकता है, या कौन, कोई क्या हो, या कोई क्या है, जो संगठन है, क्या है, जो संगठन होते हैं, या जो कोई संस्था होती है। तो जो संगठन या संस्था कैसे कि ऐसे किसी के भी मुंह उठाए बनाए हुए नहीं, जो क्या हो, राज्य सरकार के द्वारा कैसे हो, मान्यता प्राप्त हो, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा क्या हो, या किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उन्हीं के द्वारा क्या, यदि रिपोर्ट की जा रही है, उन्हीं के द्वारा यदि अपील की जा रही है, तो उस पर क्या हो सकता है, जो महानगर मजिस्ट्रेट, या क्या कर सकते हैं, जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो क्या कर सकते हैं, सुनवाई क्या संज्ञान लेंगे, क्या करेंगे, संज्ञान लेंगे। तो कौन कौन, इनके अलावा कौन कर सकता है, इनके अलावा कर सकता है कोई कल्याणकारी, क्या, कोई कल्याणकारी संस्था, कोई क्या कल्याणकारी संस्था, या क्या संगठन, जो क्या हो, केंद्र सरकार, या किसके, राज्य सरकार के द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कैसा हो, मान्यता प्राप्त हो, कैसा हो, मान्यता प्राप्त हो। यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि अपराध की सुनवाई संज्ञान कौन लेगा। तो क्या, या तो महानगर में तो महानगर मजिस्ट्रेट, या अन्य जगह है तो क्या है, जो वहां का प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो सुनवाई करेगा। अब सुनवाई कब करेगा, वो अपने स्वयं संज्ञान भी ले सकता है, या किसकी, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कर सकता है। अब पुलिस रिपोर्ट या संज्ञान की सूचना कौन दे सकता है, अपील कौन कर सकता है, तो जो व्यथित व्यक्ति है वो कर सकता है, उसके माता पिता कर सकते हैं, उसके नातेदार कर सकते हैं, या कई जगह ऐसी चीजें हैं कि जो उसके माता पिता या कोई है नहीं है, तो क्या कोई जो कई कल्याणकारी संस्था होती है, कई कल्याणकारी संस्था चलती हैं, या जो संगठन होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कैसे मान्यता प्राप्त होने चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, इनमें यहाँ पे अपील या एफआईआर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, सुनवाई या संज्ञान लिया जा सकता है। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, धारा 8 की ओर। अब इसके अंतर्गत यदि इस के अंतर्गत जो अपराध होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकृति के अपराध होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे, असंज्ञेय अपराध होंगे, बेलेवल होंगे कि नॉन बेलेवल होंगे, कि कैसे समझौता उनमें हो सकता है कि समझौता नहीं हो सकता है, तो किस प्रकार के इसके अंतर्गत जो अपराध किए जाते हैं, तो किस प्रकार के इसके
जो अपराधों को रखा गया है या इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसको देखते हैं, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। धारा 8, धारा 8, धारा 8 में क्या है, अपराधों की प्रकृति। क्या है, अपराधों की प्रकृति, अपराधों की प्रकृति, अपराधों की प्रकृति। क्या है, अपराधों की प्रकृति। तो अपराधों की प्रकृति कहती होगी तो ये इनके अंतर्गत या क्या कह सकते हैं, किस कैसे अपराध हैं, क्या कह सकते हैं, इसके अंतर्गत अपराध। तो इनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो अपराध आते हैं वो कैसे या कैसे होते हैं, तो इसके अंतर्गत अपराध कहेंगे भैया, कहेंगे इसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध होते हैं। जैसे ही हम संज्ञेय अपराध सुनेंगे तो संज्ञेय के बाद में जो संज्ञेय अपराध के साथ होता है वो सब चीजें आ जाएंगी। तो इसके अंतर्गत जो अपराधों की प्रकृति या क्या कह सकते हैं, कैसे अपराध होते हैं, क्या कह सकते हैं, कैसे अपराध होंगे, अपराध होंगे। इसके अंतर्गत कैसे अपराध होंगे, तो इसके अंतर्गत कैसे होंगे, तो कहेंगे संज्ञेय अपराध होंगे। कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध। कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। जैसे ही संज्ञेय अपराध होते हैं तो क्या बोलते हैं, संज्ञेय अपराध को क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल बोलते हैं। क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में, लिखना COGNI, COGNABLE ऑफेंस, OFFENCE, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नंबर 1 पे क्या होती है, इनमें बिना वारंट के क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। क्या होती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना वारंट के क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है। कैसे होती है, संज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध में क्या होती है, बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है। क्या होती है, बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कम से कम क्या होगी, 3 वर्ष से ज्यादा की क्या होगी, जेल होगी। क्या होगी इसमें, 3 वर्ष से ज्यादा की, क्या ज्यादा का क्या होगा, कारावास होगा। जो अपराध होंगे क्या होंगे, उनमें जो सजा मिलेगी वो क्या, 3 वर्ष से ज्यादा की ही मिलेगी। और दूसरी चीज में ये कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, गैर जमानती होते हैं। कैसे होते हैं, गैर जमानती होते हैं, गैर जमानती। इनमें क्या होती है, जमानत नहीं मिलती है। क्या बोलती है, इनमें जमानत नहीं मिलती है। क्या होती है, गैर जमानती, या क्या कह सकते हैं, नॉन अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन अवेलेबल, नॉन नॉन अवेलेबल, VLE, नॉन अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन अवेलेबल होते हैं। और इसमें ये क्या, असमनीकृत होते हैं। क्या होते हैं, ये तीसरी नंबर क्या होते हैं, ये असमनीकृत होते हैं। असमनीकृत का मतलब इनमें क्या, समझौता नहीं होगा, असमनीकृत होते हैं। तो इनमें क्या क्या कह सकते, समझौता नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। तो इतनी चीज समझ में आई होगी कि इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं या अपराधों की प्रकृति कैसी होती है। तो अपराध किस प्रकार के होते हैं, कैसे संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, 3 वर्ष से ज्यादा की कारावास होता है। और ये कहते हैं गैर जमानती, नॉन अवेलेबल होते हैं, असमनीकृत होते हैं। क्या होते हैं, असमनीकृत्य होते हैं, जो कि जिनमें क्या, समझौता नहीं होगा। क्या होगा, समझौता नहीं होगा। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, ये चीज आपको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 9 की ओर। धारा अभी 8 है, अभी तो 8 अभी तो और पढ़ना है, अभी 8 में, अभी 8 का पढ़ेंगे या सेक्शन 8A पढ़ना है। क्या, धारा 8A पढ़ना है। धारा 8 का, धारा कौन सी, 8 का, कौन सी, धारा 8 का। धारा 8 का में क्या है, धारा 8 का क्या कहती है, धारा 8 का के अंतर्गत क्या है कि धारा 8 का बताती है कि यदि क्या है कि धारा 3 के अंतर्गत और धारा 4 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पकड़ा जाता है या क्या करता है, आरोपी बनाया जाता है, तो उसकी किसी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, किसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना जो अपराधी है उसको क्या करे, स्वयं अपना निरपराध घोषित करे। क्या करे, अपना निरपराध घोषित करे। तो धारा 3 में क्या, दहेज के अंतर्गत, और धारा 4 में क्या है, दहेज की मांग के लिए। क्या, दहेज की मांग, तो दहेज मांगना। तो चलिए धारा 8 का हम लिखते हैं कि धारा 3, क्या धारा किसके अंतर्गत, धारा 3 और कौन सी, धारा 4 किसके अंतर्गत, धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसके अंतर्गत, धारा 3 या धारा 4
के अंतर्गत अपराधी बनाया गया है। यदि क्या है, धारा किसके अंतर्गत के 3 या धारा 4 के अंतर्गत क्या किया गया, अपराधी बनाया गया है, तो उस व्यक्ति की क्या होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। क्या होगी कि वह अपने आप को निरपराध साबित करे। तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। स्वयं की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, कि वह अपने आप को क्या करे, निरपराधी घोषित करे। अपने आप को निरपराधी घोषित करे, या निरपराधी क्या करे, सिद्ध करे, या क्या करे, निरपराधी साबित करे। क्या करे, साबित करे। इतनी चीज उसको क्या है, उसको स्वयं को क्या करना होगा, निरपराधी साबित करना होगा। क्या करना, निरपराधी साबित करना होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसको नोट करो, फिर हम धारा 8 की ओर या 8 की ओर चलते हैं। अब तक इसमें स्याही डाल लेता हूँ थोड़ी सी। चलिए अब लिखते हैं धारा 8वीं। तो धारा या सेक्शन 8 का, धारा 8 का क्या कहती है? धारा 8 का कहती है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बात करती है। किसके बारे में? जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा उसके बारे में बात करती है। किसके बारे में? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब इसमें अधिकारी की बात है, तो इसमें क्या क्या देखना होगा कि अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, कितने अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है, अधिकारी के कार्य क्या होंगे, तो ये सब चीज इसमें क्या देखनी होंगी। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी, इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, डॉवरी प्रोहिबिटेंस ऑफिसर। क्या कह सकते हैं? डॉवरी प्रोहिबिटेंस ऑफिसर। तो DPO कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, DPO, डॉवरी प्रोहिबिटेंस ऑफिसर। क्या कह सकते हैं? डॉवरी प्रोहिबिटेंस ऑफिसर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी देखा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो पहले देखेंगे कि नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, इस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा भैया? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब दूसरी बात आती है कितनों की करेगी, कितनी, 1 2 कितनी, तो कितनी करेगी, कितनी बात आती है। तो कितनी में जब बात आती है, तो कितनी में बात ऐसी है कि जितने की आवश्यकता पड़ सकती है उतने, 1 2 10 20 50 100 जितने की आवश्यकता पड़ेगी उतने की राज्य सरकार क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। तो क्या कर सकते, जितने की आवश्यकता हो, जितने की आवश्यकता क्या हो, जितने की आवश्यकता हो उतने की क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार नियुक्ति कर सकते हैं। अब जो राज्य सरकार किसकी, DPO की नियुक्ति करेगी। अब ये DPO कौन होगा, किसे DPO बनाया जाएगा, या अब इसमें देखते हैं हम कि जो DPO होगा वो कार्य क्या करेगा। तो DPO के कार्य देखते हैं, क्या करते हैं, DPO के कार्य देखते हैं। तो देखते हैं DPO के कार्य। DPO के कार्य क्या होंगे, जो DPO दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा उसके कार्य क्या होंगे। तो सबसे पहले तो होगा कि जो एक्ट है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला कार्य होगा जो उसका एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। क्या एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी क्या करना, निगरानी करना। दूसरी चीज क्या है कि दहेज
लेना या दहेज देना या मांग को यथासंभव क्या करना, रोकना। किसको, दहेज लेना या क्या देना या क्या मांग होगी, किसकी, दहेज की जो मांग है उसको क्या करना, यथासंभव रोकना, यथासंभव क्या करना, रोकना। उसको क्या करना, यथासंभव रोकना। क्या करना, उसको यथासंभव रोकना। तीसरा यदि कार्य देखा जाए तो उसका तीसरा जो कार्य होगा वो क्या होगा, जो आरोपी होगा उसके प्रति क्या होना, सबूतों को जुटाना। तो आरोपी के संबंध में, आरोपी के संबंध में क्या करना, सबूत जुटाना, सबूतों को क्या करना, एकत्रित करना। ये इसका कार्य है, किसका, डीपीओ का क्या है, एकत्रित करना, ये कार्य है। अब सरकार क्या कर सकती है, डीपीओ की सहायता के लिए क्या कर सकती है, एक विशेष क्या कर सकती है, सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है, सलाहकार बोर्ड का भी गठन कर सकती है। ठीक है। अब ये नोट में अलग से लिखो, क्या लिखो कि इसकी सहायता के लिए सरकार क्या कर सकती है, डीपीओ की सहायता के लिए, डीपीओ की सहायता के लिए क्या होगा, सहायता के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, सहायता के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, एक सलाहकार बोर्ड का क्या करेगी, गठन करेगी। क्या करेगी, गठन कर सकती है, गठन कर सकती है। उस सलाहकार बोर्ड में कितने या नियुक्त कर सकती है, सलाहकार बोर्ड में जो सदस्य होंगे, सदस्य कितने होंगे, सलाहकार बोर्ड में जो सदस्य होंगे तो अधिकतम कितने होंगे, 5 होंगे, 5 से अधिक नहीं हो सकते। कितने, 5 से अधिक नहीं हो सकते, 5 से अधिक नहीं हो सकते। जिनमें 2 महिला होना अनिवार्य है। क्या, जिनमें 2 महिलाओं का होना क्या है, आवश्यक है। 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। इतनी चीजें आपको नोट करना है। अब तीसरी बात क्या है कि यदि सरकार चाहे तो जो डीपीओ है उसको क्या है, पुलिस अधिकारी के भी क्या कर सकता है, वो क्या दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी के जो अधिकार हैं वो भी दिए जा सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसमें, पुलिस अधिकारी के अधिकार भी क्या दिए जा सकते, पुलिस अधिकारी के अधिकार जरूरत पड़ने पर अधिकार भी दिए जा सकते हैं, किसको, डीपीओ को। क्या कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी के अधिकार भी डीपीओ को दिए जा सकते हैं। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब धारा कुछ बचा नहीं है, तो बस अंतिम था, यहीं तक समझना था, बाकी कुछ नहीं है। 2 धारा है, बस लिखनी बस है, उनमें कुछ नहीं है। ये और ये एक्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हम कल नेक्स्ट एक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो 2 धाराएं हैं उनको और नोट कर लो। धारा 9, धारा 9 क्या कहती है कि नियम बनाने की शक्ति। क्या है, किसकी, नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो नियम बनाने की, इस एक्ट में जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसकी है, कुछ को छोड़कर बाकी किसके पास, केंद्र सरकार के पास है। कुछ नियमों को छोड़कर तो बाकी सारी की सारी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो लिख सकते हैं इस एक्ट
के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? कुछ को छोड़कर। कैसे? कुछ को छोड़कर ये कुछ को किसके पास? डीपीओ के पास है। कुछ नियम बनाने की शक्ति किसके पास? डीपीओ के पास है। बाकी किसकी है? नियम बनाने की शक्ति किसके पास? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो ये क्या है? इतनी चीजें आपको नोट करनी। कुछ को छोड़कर जो कुछ होंगे तो वो किसके पास है? वो डीपीओ के पास है। बाकी के सारे किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब यहीं पे लिख लो धारा 10। धारा 10 में कुछ नहीं है। धारा 10 या सेक्शन 10 में क्या है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार भी क्या कर सकता है? इसमें नियम बना सकता है कुछ। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसकी? तो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो ये है, इतनी चीजें हमको पढ़नी थी। तो ये हमने देख लिया कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हमने पढ़ लिया। डॉबरी हेविटेंस एक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कल नेक्स्ट एक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।